किस किस तरीके से होता है। ऊष्मा संचरण किस किस तरीके से होता है कि ऊष्मा हमेशा ऊपर से नीचे को चलती है, द्रव हमेशा ऊपर से नीचे को चलते हैं, ऊंचाई से नीचाई को चलते हैं द्रव हमेशा, और ऊष्मा अधिक ताप से कम ताप की ओर को चलती है। तो संचरण की कौन कौन सी विधियां हैं, उनमें सबसे पहली विधि है चालन। चालन का मतलब क्या है, कंडक्शन का मतलब क्या है, इसको कंडक्शन बोलेंगे। कंडक्शन, अगर हमने एक रॉड ले ली लोहे की या किसी भी धातु की, तो हमें मालूम है कि इसमें छोटे छोटे तमाम कण होते हैं और वो अपनी साम्य स्थिति में गति करते रहते हैं, अपनी साम्य स्थिति के इधर उधर गति करते हैं, कभी भी कण चलते नहीं है। तो इसमें क्या मतलब है कि कण नहीं चलेंगे, कण नहीं चलेंगे, इसमें कण चलते नहीं हैं। क्या करते हैं, ऊष्मा को अगले वाले कण को दे देते हैं, ऊष्मा ट्रांसफर कर देते हैं। इसने इसको दे दी ऊष्मा, इसने इसको दे दी, इसने इसको दे दी, ऊष्मा अगले कण को ट्रांसफर कर देते हैं। जब ट्रांसफर करेंगे तो ऊष्मा में कुछ ना कुछ ह्रास होगा, इसमें ऊष्मा ह्रासित होती चली जाती है, यानी लास्ट वाले को सबसे कम पहुंचेगी, यहां सबसे ज्यादा होगी, ऊष्मा पहुंचते पहुंचते बहुत कम रह जाएगी। आपने देखा है कि एक साइड को जब हम गर्म करते हैं, जिस चिमटे को ही एक साइड को गर्म करें तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाता है। वो यही कारण है, चालन के द्वारा वो पूरा का पूरा लट्ठा गर्म हो जाता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया चिमटे का दूसरा सिरा गर्म हो जाना। ऐसे ही और भी कोई चीज गर्म करें तो दूसरी साइड भी गर्म हो जाती है, एक तरफ गर्म कर रहे हैं दूसरी तरफ भी गर्म हो जाती है। यही कारण है कि जो हैंडल लगाए जाते हैं बर्तनों में, जो हैंडल लगाए जाते हैं वो वैकेलाइट के लगाए जाते हैं। हैंडल में बैकेलाइट लगाए जाने का कारण यही है ताकि चालन के द्वारा वो हैंडल गर्म ना हो, पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आएंगे, जितने भी ठोस हैं, जितने भी ठोस हैं सभी ठोसों में इसी तरीके से ऊष्मा का संचरण होता है। एग्जाम्पल में सभी ठोस इसमें आ जाएंगे, जितने भी ठोसों में ऊष्मा का संचरण होगा चालन के द्वारा होगा। अब ये कई तरह के हो सकते हैं, इसी के आधार पर पदार्थों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है सुचालक, सुचालक जिनमें ऊष्मा ट्रांसफर हो जाता है, आराम से ऊष्मा का चालन हो जाता है, ऊष्मा एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, ऐसे होते हैं सुचालक, इनको बोलेंगे कंडक्टर। ऐसे पदार्थ कंडक्टर बोले जाते हैं। इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिसिटी में भी पढ़ेंगे, विद्युत में भी पढ़ेंगे, आवेश में, कि कोई भी तार जो चालक होता है उसमें करंट दौड़ जाती है, तो वहां करंट दौड़ेगी, यहां पर ऊष्मा दौड़ती है। अगर ऊष्मा ट्रांसफर हो जाती है तो इस तरह के पदार्थ क्या होंगे, सुचालक होंगे। जितनी भी धातु हैं वो सुचालक होती है, ऊष्मा की सुचालक होती हैं। इसी तरीके से कुछ और द्रवों में नहीं कहेंगे, द्रवों में नहीं कहेंगे, अगर किसी चीज को एक साइड में गर्म किया जाए और दूसरी साइड में भी गर्मी पहुंच जाए, वो सब इस कैटेगरी में आ जाएंगे। अभी कुछ ऐसे चीजें बताएंगे जिसमें कई तरीके से ये संचरण होगा।
अब दूसरा इसमें लेते हैं कुचालक, जिसमें नहीं बहेगी ऊष्मा, वो हो गए कुचालक। ऊष्मा के कुचालक होते हैं बैड कंडक्टर, इनको बोलेंगे हम बैड कंडक्टर। ये ऊष्मा को अपने अंदर से संचरित नहीं होने देंगे, जैसे कि वायु, कांच, लकड़ी, ये ऊष्मा के कुचालक हैं। कुछ होते हैं ऊष्मारोधी, उनको ऊष्मारोधी बोलेंगे। एक तीसरी कैटेगरी आएगी ऊष्मारोधी। ऊष्मारोधी इनको कह सकते हैं इंस्यूलेटर, थर्मल इंस्यूलेटर। अभी थे कुचालक जो अपने अंदर से ऊष्मा को ट्रांसफर नहीं होने देते हैं, ये ऊष्मारोधी हैं। इन पर ऊष्मा का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इन ऊष्मा का कोई इफेक्ट नहीं, ऊष्मा का नो इफेक्ट। कितना भी आप इन पर गर्मी डाल दीजिए, आग में रख दीजिए, आग जला लीजिए, इनके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कि एस्बेस्टस, एस्बेस्टस एक ऐसी धातु है जिस पर आग का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि लैब में, प्रयोगशाला में बर्नर के ऊपर एक एस्बेस्टस की जाली रखी जाती है। जहां भी आग से जलने का चांस होता है वहां एस्बेस्टस का प्रयोग किया जाता है, तो एस्बेस्टस में आग का कोई असर नहीं आएगा। अब जो दूसरी इसमें विधि है वो है संवहन। दूसरी विधि संवहन, जिसको कहेंगे कन्वेक्शन, कन्वेक्शन भी बोलेंगे। कन्वेक्शन में क्या होगा, जब किसी कण को हम गर्म करते हैं, जब किसी कण को गर्म करते हैं तो इसकी ऊर्जा बढ़ जाती है, ऊर्जा बढ़ जाएगी और हल्का हो जाता है। जब भी कोई भी कण गर्म होता है तो उसकी ऊर्जा बढ़ जाती है और हल्का हो जाता है। हल्का हो जाने से वो कण और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है, और ऊपर जाता है। यानी हल्की वायु ऊपर चली जाएगी, गर्म होकर के वायु ऊपर चली जाती है, गर्म होकर के जल के कण भी ऊपर चले जाते हैं। एक भगोने में हम गर्म कर रहे हैं पानी को, तो नीचे से गर्म होकर के ऊपर पहुंच जाएंगे। और ये हमें मालूम है कि जो कण ठंडा होता है, जिसकी एनर्जी कम होती है, इसकी अपेक्षा जिसकी एनर्जी कम होती है वो भारी होता है। जिसमें ऊर्जा कम होती है वो कण भारी होता है, वो कण इसकी जगह लेने के लिए नीचे आता है, बिल्कुल नीचे आ जाएगा। तो इस तरह से इसमें संवहनी धाराएं बन जाती हैं, कुछ कण ऊपर कुछ कण नीचे, इस तरह से संवहनी धाराएं बन जाती हैं। तो संवहनी धाराएं, यही तो संवहन है, कन्वेक्शन है। कन्वेक्शन का मतलब यही हो गया कि जो गर्म हुआ वो हल्का हुआ और वो ऊपर जाएगा, और जो ठंडा है कण वो भारी होगा, इसलिए वो नीचे जाएगा। तो इस तरह से इसमें संवहनी धाराएं बन जाती हैं। तो संवहनी धाराओं के द्वारा इसमें ऊष्मा का संचरण होता है। ऐसा किस किस में देखने को मिलता है? सभी गैस में देखने को मिलता है और सभी द्रवों में देखने को मिलता है। द्रव या गैस को गर्म करेंगे तो इसी तरीके से संवहनी धाराएं उसमें बनती हैं, गैस और द्रव।
दोनों में ऐसा ही होता है। और जैसे कि कमरे का गर्म होना, कमरे जो गर्म होते हैं वो इसी तरीके से होते हैं। तो इसमें यह भी पूछ लिया जाएगा कि हीटर को कहां लगाना चाहिए, एसी को कहां लगाना चाहिए। एसी चूंकि ठंडी होती है, एसी को ऊपर लगाना चाहिए और हीटर को नीचे लगाना चाहिए। सामान्य रूप से ऐसा ही किया जाता है। फ्रीजर में फ्रिज में फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है, कभी नीचे नहीं लगाया जाता। वो यही कारण है, फ्रीजर में फ्रीजर ऊपर लगाया जाता है फ्रिज के अंदर, ताकि वो ठंडी हवा नीचे को जाए और नीचे से गर्म हो, पूरा फ्रिज एक समान रूप से ठंडा हो। तो फ्रीजर भी यही इसी तरीके से हो गया। इसी तरीके से वायुमंडल भी गर्म होता है। वायुमंडल में भी इस तरह की धाराएं बन जाती हैं। इस तरह की धाराओं के द्वारा वायुमंडल की परतें, पूरा वायुमंडल नहीं कहेंगे, वायुमंडल की जो परतें गर्म होती हैं वो इसी तरीके से होती हैं, संवहन के द्वारा। चावल पकाते समय हम देखते हैं कि चावल ऊपर तो पक गए और नीचे जब देखा तो वो कच्चे निकले। वो यही कारण है, कच्चे वाले चूंकि ताप कम होता है, भारी होते हैं, वो नीचे पहुंच जाते हैं, और जो गर्म हो जाते हैं, पक जाते हैं, वो ऊपर पहुंच जाते हैं। नीचे से देखने पर कच्चे निकलते हैं। जब हम बाल्टी में भर के या परात में ज्यादा भर के पानी को गर्म करते हैं तो पानी ऊपर तो गर्म हो जाता है, लेकिन नीचे जब देखते हैं तो वो ठंडा निकलता है। ये सब कारण क्या है? ये सब कारण संवहन है। ऊपर नीचे संवहनी धाराओं के द्वारा जब गर्म होता है तो वो संवहन है। अब अगला आता है इसमें विकिरण। विकिरण, इसको रेडिएशन भी कह सकते हैं। रेडिएशन बिना माध्यम के ये गर्म होता है। बिना माध्यम के होगा, जैसे कि निर्वात है तो उसमें होकर के भी ये चल लेगा। सूर्य से जो चीज गर्म होती है, सूर्य से जो विकिरण आ रहा है वो इसी तरीके से आ रहा है। सूर्य की जो गर्मी है वो हमें विकिरण के द्वारा ही मिलती है। लेकिन विकिरण, एक खास बात है, विकिरण कभी भी कितने डिग्री से कम पे नहीं निकलेगा, इसका उत्सर्जन कभी भी 800 से नीचे नहीं हुआ। 800 से ऊपर ही इसका विकिरण का उत्सर्जन होता है। यानी पायरोमीटर भी जो काम करेगा वो 800 से ऊपर ही काम करेगा। 800 से नीचे कभी कहीं विकिरण निकलते हुए नहीं दिखेंगे। सूर्य से जो गर्मी आती है वो पृथ्वी पर इसी तरीके से आती है। सूर्य से गर्मी पृथ्वी पर विकिरण के द्वारा हमें प्राप्त होती है। देखा है आपने, सुबह को सूर्य नहीं निकल रहा है, लेकिन ठंड के मौसम में हमें कुछ कुछ हमें अच्छा लगने लगता है, क्योंकि गर्माहट आने लगती है। इंफ्रारेड, जो इंफ्रारेड है ये आती है सबसे ज्यादा, ये विकिरण आने लगता है। विकिरण की वजह से हमें गर्माहट लगने लगती है। वायुमंडल अगर पूरा कहेंगे तो इसी तरीके से गर्म होती है। देखिए वायुमंडल में तमाम परतें हैं। तो सूर्य से जो हमारा वायुमंडल जो गर्म हुआ, ये वायुमंडल गर्म हुआ, वो हुआ विकिरण से। अगर हमने कहा वायुमंडल, वायुमंडल की परतें जो गर्म हुई, इन परतों में ये संवहनी धाराएं बनी, तब पूरी परत गर्म हुई। तो परतें जब पूछेगा तब तो हम लगाएंगे संवहन, और वायुमंडल पूछेगा तब लगाएंगे हम विकिरण। तो हमारा वायुमंडल, हमारी पृथ्वी विकिरण के द्वारा गर्म होते हैं।
कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं, अब यहीं पर लिख लीजिए कृष्ण पिंड। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनको कृष्ण पिंड बोलते हैं, ब्लैक होल बोलते हैं। क्या होता है ब्लैक होल? हमें मालूम है कि जब कोई तारा अंतिम पोजीशन में होता है, यानी जब इसमें से एनर्जी उत्सर्जित हो चुकी होती है, ऊर्जा लगभग समाप्ति की ओर होती है, तो उसे बोलते हैं नोवा। जब ऊर्जा लगभग खत्म हो जाती है, बिल्कुल खत्म हो जाती है, लगभग जीरो हो जाती है, जीरो समाप्त के कगार पर होती है, और यह समाप्त होने लगती है, समाप्त तो होनी चालू हो जाती है, तब तो होता है नोवा, और ये होता है सुपरनोवा। इसको लाल दानव भी कह देते हैं, लाल दानव, लाल दैत्य भी कह देते हैं इसको। और जब बिल्कुल ऊर्जा समाप्त हो जाती है तो ये सिकुड़ करके इसका घनत्व कम हो जाता है, घनत्व बढ़ जाता है, सॉरी, घनत्व मैक्सिमम हो जाता है, सिकुड़ जाता है ये, और अपने ऊपर पड़ने वाले हर विकिरण को ये एब्जॉर्ब करने लगता है। किसी भी विकिरण को ये अपने ऊपर एब्जॉर्ब करने लगता है, इसे कहते हैं कृष्णपिंड ब्लैक होल। तो ब्लैक होल किससे बना है? किसी भी तारे की मृत्यु के बाद जो स्थिति बनती है वो ब्लैक होल होती है। कोई तारा जब समाप्त होने की स्थिति में होता है तो बहुत ज्यादा चमकता है, बिल्कुल रेड दैत्य की तरह चमकता है, इसलिए इसको लाल दानव सुपरनोवा कहते हैं। तो नोवा, सुपरनोवा और उसके बाद में ब्लैक होल। ब्लैक होल अपने ऊपर पड़ने वाले हर चीज को एब्जॉर्ब, हर विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेती है, इसे कहेंगे 100% एब्जॉर्ब करने वाली। 100% जो एब्जॉर्ब कर लेगा, संपूर्ण विकिरण को एब्जॉर्ब कर लेगा, उसको कृष्ण पिंड, कृष्ण का, इसको कृष्ण का भी कह सकते हैं, कृष्ण का। एस चंद्रशेखर ने इसके बारे में बताया था। अब यहीं पर एक चीज और आ जाएगी कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो कौन से होते हैं और अच्छे परावर्तक कौन से होते हैं। तो जो पदार्थ खुरदरे होते हैं, जो पदार्थ खुरदरे होते हैं या जो रंगीन होते हैं, वो पदार्थ सब अच्छे अवशोषक होते हैं। तो कृष्ण पिंड भी एक अच्छा अवशोषक हो गया। जितने गहरे रंग होंगे, रंगीन में भी जितने गहरे रंग होंगे वो एक अच्छा अवशोषक होगा, या जो खुरदरे होंगे वो भी अच्छे अवशोषक होते हैं। यही वजह है कि बर्तनों की तली को काला कर दिया जाता है, खुरदरा कर दिया जाता है, उसको मिट्टी लपेट दिया जाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा अवशोषण करे। ऐसे ही और भी चीजें जहां पर अवशोषण की जगह होती है उसको काला सतह बनाया जाता है। जाड़ों में हम रंगीन कपड़े पहनते हैं, काले कपड़े पहनते हैं, वो भी यही कारण है। और जो अच्छे परावर्तक होते हैं, अच्छे परावर्तक होते हैं वो कौन से होते हैं? वो चिकने होते हैं, चिकने होते हैं और वो सफेद होते हैं। उनकी सतह सफेद होती है, चिकनी होती है, चमकीली होती है। तो ऐसे पदार्थ होते हैं एक अच्छे परावर्तक, इनको अच्छे परावर्तक बोलेंगे। जैसे कि केतली में चाय अधिक देर तक गर्म क्यों रहती है? वो यही कारण है। गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं? सफेद कपड़े पहनते हैं, कम रंग के कपड़े पहनते हैं, वो यही कारण है। अच्छे परावर्तक होते हैं, जो भी विकिरण ऊपर आ रहा होता है उस विकिरण को ये परावर्तित कर देते हैं, तो सतह गर्म होने से बच जाती है, सतह गर्म नहीं होती। देखिए गर्मियों में हमारे काले जूते हमें बहुत परेशान करते हैं, काले जितने भी जंतु हैं वो भी परेशान रहते हैं क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
चिकनी सतह बनाई जाती है ताकि ये जो बाहर से गर्मी आ रही है ये चली जाए। ऐसे ही जो छाता होती है, छाता गर्मी वाली छाता को भी इस तरीके से बनाया जाता है ताकि ये विकिरण को एब्जॉर्ब ना करे, ये विकिरण को एब्जॉर्ब ना करे। ऊपर की सतह व्हाइट रखी जाती है और नीचे से ब्लैक रखी जाती है। गर्मी वाली छाता, धूप से बचाने वाली छाता। अब ये जो अवरक्त विकिरण है वो किस तरह से आता है? अवरक्त, क्या ऑडियो ब्रेक हो रही है? लिखिए, कमेंट में लिखिए, क्या ऑडियो ब्रेक हो रही है? ऑडियो वीडियो नहीं हो रही। ये ऑडियो ब्रेक अगर किसी की होती भी है तो वो उनके अपने नेटवर्क की वजह से होती है। वहां या तो नेटवर्क बार बार जा रहा होगा या हल्का आ रहा होगा। तो अपने नेटवर्क को ठीक करें, कहीं ऐसी जगह पहुंचे जहां नेटवर्क ठीक आ रहा हो, क्योंकि किसी को भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। हमने सब जगह ट्राई कर लिया, बहुत कम बैंडविड्थ पे चल रहा है, बिल्कुल भी किसी को समस्या नहीं हो रही है। यहां तक कि जहां ब्रेकिंग भी थी बीच बीच में, वहां भी अब ठीक काम करने लगा है। तो अपने नेटवर्क को ठीक देख लीजिए, चेक कर लीजिए। और चेक नहीं हो रहा है, अपने यूट्यूब चला के देखिए कोई वीडियो, फिर देखिए अगर यूट्यूब वीडियो चल रही है तो फिर नेट आपका ठीक है। तो फिर मोबाइल हैंग कर रहा होगा, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम हो रही होगी। आगे चलिए, हम अवरक्त विकिरण की थोड़ी सी बात कर लेते हैं बीच में। सूर्य से जो विकिरण आता है उसमें बहुत चीज आती है। उसमें दृश्य प्रकाश भी होता है, उसमें अवरक्त भी होता है, उसमें यूवी रेज भी होती हैं, उसमें एक्स रेज भी होती हैं, बहुत चीजें होती हैं। यहां हम केवल अवरक्त की बात करेंगे, जिसकी एंगस्ट्रॉन 8000 एंगस्ट्रॉन से लेकर के इसकी रेंज है। अवरक्त विकिरण की जो तरंग दैर्ध्य है 8000 एंगस्ट्रॉन से 3 मिलीमीटर होती है। अगर इस रेंज का अगर कोई विकिरण आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि यह अवरक्त है। जबकि जो नॉर्मल प्रकाश होता है, जिसको दृश्य प्रकाश कहेंगे, दृश्य प्रकाश की जो रेंज होती है वो 4000 से लेकर के 8000 एंगस्ट्रॉन होती है। एंगस्ट्रॉन में बात कर रहे हैं दृश्य प्रकाश की। तो जो गर्माहट देता है वो अवरक्त देता है, अवरक्त जो देता है वो गर्माहट देता है, गर्मी देता है। और दृश्य प्रकाश हमें कोई वस्तु को दिखाता है, दोनों में अंतर है। तो जो हमें गर्मी जो भी ऊष्मा मिल रही है वो अवरक्त की वजह से मुख्य रूप से है। सुबह सुबह अवरक्त आने लगता है जबकि दृश्य प्रकाश नहीं आ रहा होता है। तो जो सबसे ज्यादा आता है वो अवरक्त ही आता है, ये मैक्सिमम आता है। सूर्य से हमें सबसे ज्यादा प्राप्त होता है पृथ्वी पर। सबसे ज्यादा पृथ्वी पर क्या चीज प्राप्त होती है? अवरक्त प्राप्त होता है। अब हम यहां पर बात करेंगे एक समतापी प्रक्रम, एक रुद्धोष्म प्रक्रम। इनमें क्या क्या अंतर है? समतापी सिस्टम होते हैं कुछ, समतापी प्रक्रम, कुछ होते हैं रुद्धोष्म प्रक्रम। 2-3 क्वेश्चन इसमें से बन जाते हैं। अवस्था परिवर्तन के समय ताप स्थिर रहता है, यह हमें मालूम ही है। जब भी कभी अवस्था परिवर्तित होती है उस समय ताप नहीं बदलता है। क्यों नहीं चेंज होता है? क्योंकि उस समय जो हम ऊष्मा दे रहे हैं
वो कणों की गतिज ऊर्जा ना बढ़ा करके कणों की स्थितिज ऊर्जा को बढ़ाता है। कणों की स्थितिज ऊर्जा बढ़ती है तो अवस्था परिवर्तन के समय सिस्टम का ताप नहीं चेंज होगा, जैसे कि पानी उबलते समय, बर्फ से पानी बनते समय, तब कभी भी ये ताप चेंज नहीं होगा। इसको बोलेंगे समतापी। एग्जाम्पल हो गया जल के उबलते समय। तो पूछता है निम्न में से कौन सा उदाहरण समतापी प्रक्रम का है। अवस्था परिवर्तन के जितने भी एग्जाम्पल हैं, चाहे वो जल उबलने के हों, चाहे बर्फ से जल बनने के हों, चाहे मोमबत्ती के पिघलने के हों, मोमबत्ती जब पिघलती है तो यानी अवस्था परिवर्तित होनी चाहिए, उस समय ताप चेंज नहीं हो रहा होगा। ये सब एग्जाम्पल समतापी प्रक्रम के हैं। और एक इसी तरह का होता है रुद्धोष्म प्रक्रम। रुद्धोष्म प्रक्रम हम कह देते हैं इसको रुद्धोष्म प्रक्रम। क्या होगा, जब कोई सिस्टम कहीं पर भी ना तो ऊष्मा ले और ना ही ऊष्मा दे, यानी कोई भी सिस्टम बाहर से ना तो ऊष्मा लेगा और ना ही बाहर को ऊष्मा निकलने देगा, यानी ऊष्मा का लेन देन ना हो, बाहरी निकाय से बाहर से ऊष्मा ना ली जाए ना दी जाए, ऐसा कोई भी निकाय, ऐसा कोई भी सिस्टम क्या कहलाएगा, रुद्धोष्म कहलाएगा, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाएगा। जब इस तरह का कहीं भी होगा तो अचानक ताप कम हो जाएगा। आप देखेंगे कि अचानक ताप बहुत कम हो जाता है, अचानक, जैसे कि या बहुत ज्यादा हो जाता है। उस सिस्टम का ताप बहुत कम हो जाता है। जब ये प्रसार होता है तो, जब इसको प्रसारित कर दिया जाता है तो बहुत कम हो जाता है, यानी प्रेशर इसका छोड़ दिया जाता है, प्रेशर लूज कर दिया जाता है तो। और अगर प्रेशर वहां पर बढ़ जाता है तो वहां पर बहुत ज्यादा हो जाता है, बाहर से कोई ऊष्मा न ली जा रही है न दी जा रही है, यानी इसको गर्म नहीं किया जा रहा है, जो इसका ताप बढ़ रहा है या घट रहा है, जो भी कुछ हो रहा है, यहां पर जो प्रेशर बढ़ रहा है तो उसकी वजह से जो ताप बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इसको किसी ने दी नहीं है, ताप नहीं दिया है, इसको किसी ने गर्म नहीं किया है, गर्म नहीं किया, केवल प्रेशर बढ़ने की वजह से इसका ताप एकदम बहुत इंक्रीज हो जाता है। ऐसे ही प्रेशर कम होने से एकदम से इसका ताप बहुत कम हो जाता है, तो ऐसे सिस्टम रुद्धोष्म कहलाते हैं। जैसे कि पंप चलाने पर पंप गर्म हो जाती है, पंप को चलाया, पंप को हमने गर्म नहीं किया कहीं से भी, लेकिन चलाते समय चूंकि उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाता है, प्रेशर बढ़ जाने से पंप गर्म हो जाती है, बहुत गर्म हो जाती है। टायर अचानक फटने पर एकदम ठंडी हवा देता है, क्यों दे रहा है, क्योंकि प्रेशर लूज हो गया, और प्रेशर लूज हो जाने से क्या होगा, ताप एकदम से डाउन हो जाएगा, तो प्रेशर एकदम से घट रहा है, इसलिए यहां पर ये ठंडा हो रहा है। ऐसे ही शुष्क बर्फ बनाते समय, ड्राई आइस बनाते समय हम बताया था कि एकदम से प्रेशर बढ़ा करके ऐसा हो जाता है, उसके क्रिटिकल टेम्परेचर पर पहुंचा जा सकता है। तो शुष्क बर्फ बनाते समय वहां भी ऐसा ही होता है, उसे अचानक प्रसारित कर दिया जाता है, अचानक प्रसारित कर दिया जाता है, और प्रसारित करके उसे शुष्क बर्फ में कन्वर्ट कर लिया जाता है CO2 को।
CO2 से शुष्क बर्फ बनाते समय भी ऐसा ही किया जाता है। ऐसे अमोनिया के जो वेयर हाउस है, शीतक है, प्रशीतक है, वहां भी इसी तरीके से किया जाता है। प्रशीतन केंद्र में भी ऐसा ही किया जाता है। प्रशीतन केंद्र, चिलिंग पॉइंट होते हैं, जैसे कि दूध को चिलर किया जाता है, प्रशीतन केंद्र होते हैं दूध के, वहां भी इसी तरीके का रुद्धोष्म प्रक्रम प्रयोग कर लिया जाता है। तो वहां ताप ना देने की जरूरत है ना ताप लेने की जरूरत है, बस प्रेशर को लूज करके या प्रेशर को बढ़ा करके टेम्परेचर को चेंज किया जा सकता है। तो ऐसे रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाते हैं। अब बात करेंगे किरचॉफ के नियम की, विकिरण से संबंधित किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम विकिरण संबंधी, क्योंकि लाइट से भी संबंधित भी है इसके नियम, विकिरण संबंधी। किरचॉफ ने विकिरण से संबंधित जो नियम दिए उनकी बात करेंगे। जैसे ही कोई टॉपिक आए तो उसको अपने माइंड में विचार कीजिए, इसके बारे में आप क्या जानते हैं, अब तक आपने क्या जाना है इसके बारे में, कुछ ना कुछ जाना होगा। इसमें किरचॉफ ने यह बताया था कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं, जो अच्छे अवशोषक होते हैं, जैसे कि ब्लैक होल, हमारे ब्लैक कपड़े, बिल्कुल रंगीन कपड़े, तो ये अच्छे अवशोषक हो गए। जितने भी अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। तो किरचॉफ ने बताया कि जो अच्छे अवशोषक होते हैं वो अच्छे उत्सर्जक भी होते हैं। यानी रात में अगर कोई कुत्ता पड़ा है ब्लैक और एक सफेद, बिल्कुल काली अंधेरी रात में, तो रात में कौन सा दिखेगा हमें, काला कुत्ता दिखाई दे जाएगा, क्योंकि काले कुत्ते ने दिन में विकिरण को सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब किया होगा व्हाइट की अपेक्षा, रात में यही उत्सर्जन करेगा, व्हाइट वाला नहीं करेगा। तो जो अच्छा अवशोषक है वो अच्छा उत्सर्जक भी साबित होता है वक्त आने पर। तो ये किरचॉफ ने पहला नियम दिया विकिरण से संबंधित। दूसरा इसका उल्टा बता दिया, बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक भी होते हैं, बुरे अवशोषक बुरे उत्सर्जक भी होते हैं। ये उत्सर्जन नहीं करेंगे, जैसे कि सफेद कुत्ते ने उत्सर्जन नहीं किया। तो ये ठंड में हम काले रंगीन कपड़े पहनते हैं, गर्मियों में सफेद पहनते हैं, वो यही कारण है, इनका भी इसी पर आधारित चलता है। अब थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी के नियम ले लेते हैं। ऊष्मागतिकी के नियम, थर्मोडायनेमिक्स के नियम। क्या क्या नियम है ऊष्मागतिकी के नियम? इसमें पहला नियम तो नहीं कहेंगे, इसको शून्य का नियम कहते हैं। ऊष्मागतिकी का जो पहला नियम है उसको शून्य का नियम कहते हैं। नियम पहला है लेकिन नाम इसका शून्य का नियम है, पहले नियम को। तो ये कहता है कि ऊष्मा का जो प्रवाह है, जो अब तक कह रहे थे कि ऊष्मा का प्रवाह किधर से किधर को होता है, हमेशा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होता है, ये बात हम इतनी देर से इसी से कह रहे थे, शून्य के नियम पर आधारित ही कह रहे थे कि ऊष्मा ऊपर से नीचे को चलती है, उच्च ताप से निम्न ताप की ओर चलती है, और जब तक चलती है जब तक साम स्थापित ना हो जाए। साम का मतलब है कि दोनों सिस्टम का ताप समान ना हो जाए। जैसे कि हम ठंड में देखें किसी चेयर को बाहर रखी हुई तो हमें ठंडी लगती है। ठंडी महसूस क्यों होती है?
क्योंकि हमारे शरीर से टेम्परेचर जा रहा होता है, तो हमें हमारे शरीर से जिस जिस चीज का टेम्परेचर कम होगा हमें वो चीज ठंडी लगेगी। और गर्मियों में छुए तो हमें गर्म लगती है, क्योंकि टेम्परेचर हमारे पास आ रहा होता है, हमारे पास को आ रहा होता है, तो हमें वो चीज गर्म लगती है। तो ऊष्मा का प्रवाह जब तक होता रहेगा, अगर हम उसे टच रखें तो जब तक होता रहेगा जब तक हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर और उसका टेम्परेचर बराबर ना हो जाए। तो ये शून्य का नियम है, और जिसको हम दूसरा कह रहे हैं वो प्रथम नियम कहलाता है। थर्मोडायनेमिक्स का ऊष्मागतिकी का पहला नियम कहलाता है। अगर क्वेश्चन ये आए कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम कौन सा है, तो पहला नियम आप इसी को लगाएंगे। और अगर शून्य का नियम कहे, हाँ, अगर ये कहे कि प्रथम नियम क्या है, तो इसके बारे में डिटेल लिखेंगे कि ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में डिटेल बताइए। अगर ये पूछता है कि ऊष्मागतिकी का पहला नियम कौन सा है, शून्य का नियम है, प्रथम नियम है, द्वितीय नियम है, तृतीय नियम है, तो शून्य का नियम पर लगाएंगे। थोड़ा सा देख लेना यहाँ पर। जो प्रथम नियम है वो ऊष्मा संरक्षण का नियम है। जैसे ऊर्जा संरक्षण होती है, ऐसे ही ऊष्मा संरक्षण भी होती है। यानी ऊष्मा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही उसको नष्ट किया जा सकता है, यही उस ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है। लेकिन यहाँ क्या होगा, निकाय को किसी सिस्टम को दी गई ऊर्जा, जो भी उसको ऊष्मा दी जाती है, किसी निकाय को, किसी सिस्टम को जो आपने ऊष्मा दी है, वो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाती है। उसकी अंदर की एनर्जी बढ़ाएगी, चाहे इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ाए, चाहे इसकी स्थिर ऊर्जा बढ़ाए। इसकी गतिज ऊर्जा, इसकी ऊर्जा बढ़ाने में खर्च हो जाती है, प्लस जो बाकी बचती है वो इसके द्वारा कार्य में खर्च हो जाती है। यानी जितनी भी ऊष्मा है वो दी गई ऊष्मा किसके बराबर होती है, या तो इसके के या यू बढ़ाने में और प्लस डब्ल्यू वर्क करने में खर्च हो जाती है। तो ये सिस्टम या तो काम करेगा या इसकी एनर्जी अंदर से बढ़ेगी। एनर्जी भी कौन सी बढ़ेगी, या तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी या स्थिर ऊर्जा बढ़ेगी। आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, स्थिर ऊर्जा बढ़ती है इसकी, तो उसको कहते हैं गुप्त ऊष्मा। वो गुप्त ऊष्मा के रूप में इसमें स्टोर होती है। अब आता है द्वितीय नियम। ये पहला नियम हो गया। पहला नियम इसका क्या है, ऊर्जा ऊष्मा संरक्षण का नियम, कि सिस्टम को दी गई ऊष्मा उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ाने में प्लस कार्य करने में खर्च होती है, क्योंकि ना उत्पन्न की जा सकती है ना नष्ट की जा सकती है, वो केवल ट्रांसफर की जा सकती है। तो यहाँ ट्रांसफर ही हो रही है। एक है इसमें ताप को हम परम शून्य तक नहीं घटा सकते। ताप परम शून्य तक नहीं घटा सकते, जिसे हम परम शून्य ताप कहते हैं। परम शून्य ताप तक कर नहीं सकते, क्योंकि परम शून्य ताप पर करने पर जो आयतन है वो शून्य हो जाता है, इनकी गतिज ऊर्जा है वो शून्य हो जाती है, यानी वो चीज ही नहीं रहेगी। तो ये केवल आदर्श स्थिति में है। अगर आदर्श गैस है तभी ये परम शून्य तक पहुंच सकता है, नहीं तो नहीं पहुंच सकता। सामान्य परिस्थितियों में हम परम शून्य ताप पर नहीं ले जा सकते, ताप को परम शून्य ताप तक नहीं घटा सकते। ये इसका अगला नियम कहता है। अब हम बात कर लेते हैं न्यूटन के शीतलन के नियम की। शीतलन का नियम क्या कहता है, जब भी कोई चीज ठंडी हो रही होती है, हमने किसी बर्तन में कोई सब्जी रख दी, या एक रॉड गर्म करके रख दी, या बाल्टी में हमने पानी रख दिया, ठंडा हो रहा है, तो लगातार उसकी ऊष्मा क्षय होती जाएगी, उसकी जो गर्माहट है उसकी क्षति होती जाएगी। तो इसने ये बताया था, ये न्यूटन के द्वारा दिया गया था, बताया था कि जो ऊष्मा क्षय की दर है
जो ऊष्मा समाप्त हो रही है उसकी, वो ऊष्मा क्षय की दर किस बात पर निर्भर करेगी? ये किसी बात पर निर्भर करती है। किस पर करेगी? तापांतर पर निर्भर करती है। तापांतर ज्यादा होगा ऊष्मा क्षय की दर भी ज्यादा होगी, तापांतर कम होगा ऊष्मा क्षय की दर भी कम होगी। जैसे कि एक का ताप 80 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का ताप 20 डिग्री सेल्सियस है, तो यहां पर ज्यादा लॉस होगी ऊर्जा क्षय, और कहीं पर 60 डिग्री सेल्सियस है और दूसरे का 50 डिग्री सेल्सियस है, यहां कम होगी। यानी ऊष्मा क्षय की दर यहां ज्यादा होगी, यहां कम होगी। एक आपने गर्म पानी किया है, उबलता पानी है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और इसे आपने ऐसे ही छोड़ दिया, तो जो सामान्य रूप से जो रूम टेम्परेचर है हमारा, वो मान लीजिए कि 30 डिग्री सेल्सियस है। ये गर्म पानी रखा था उबलता हुआ। एक आपने क्या किया, 100 डिग्री के पानी में एकदम से आपने नल का पानी मिला दिया। नल के पानी का टेम्परेचर मान लीजिए कुछ ज्यादा है, या 40-50 डिग्री है, 40 डिग्री है। इसको आपने मिक्स करके रख दिया और रूम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है, तो इसका कुल मिलाकर के टेम्परेचर जो बनेगा वो लगभग 50 बने, कुछ भी बने। तो चूंकि यहां पर अंतर कम हो गया, तो ये देर से ठंडा होगा, ये देर में ठंडा होगा, और ये जल्दी ठंडा हो जाएगा। आप जब आधे घंटे बाद आएंगे तो आपको ये ठंडा मिलेगा, ये जल्दी ठंडा हो जाएगा, क्योंकि यहां पर तापांतर ज्यादा है, और जब तापांतर ज्यादा होता है तो शीतलन की दर भी ज्यादा होती है। तापांतर ज्यादा होगा, शीतलन की ठंडा होने की दर ज्यादा होगी। जब तापांतर कम होगा तो शीतलन की दर कम होती है। न्यूटन का शीतलन का नियम कहता है। एक तो तापांतर पर निर्भर करती है, और भी किसी चीज पर निर्भर करती है। यानी कोई भी वस्तु जल्दी ठंडी हो जाएगी अगर तापांतर अगर कम है, तो तापांतर ज्यादा है तो जल्दी ठंडी हो जाएगी। दूसरा करती है प्रकृति पर, उसकी पृष्ठ की प्रकृति पर, उसकी जो सरफेस है उसकी प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, खुरदरी है, चिकनी है, चमकीली है, कैसी है, काली है, गहरे रंग की है, हल्के रंग की है। जो अभी बात कर रहे थे अच्छे उत्सर्जक का, अच्छे अवशोषक की, उसी तरीके की प्रकृति पर निर्भर करेगी। और तीसरी चीज निर्भर करेगी उसके क्षेत्रफल पर। आपने वो फैला करके एक बड़े बर्तन में पानी रख रखा है तो जल्दी से ठंडा हो जाएगा, और एक आपने बोतल में अगर भर के रखा है तो देर से ठंडा होगा। तो ये शीतलन की दर, शीतलन की दर उसके क्षेत्रफल पर भी निर्भर करती है। जब हमें दूध को जल्दी ठंडा करना होता है तो हम थाली में कर लेते हैं, बड़े बर्तन में कर लेते हैं। चाय को हम प्याली में करके पीते हैं, प्लेट में करके पीते हैं, ताकि जल्दी ठंडी हो जाए। कप में देर से ठंडी होती है। तो ये न्यूटन का शीतलन का नियम हो गया। इस तरह से छोटे छोटे क्वेश्चन थे। अब यहां पर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे कहीं पर अंगीठी जल रही है, अंगीठी जल रही है, हम कमरे में बैठे हैं, तो हमारे पास तक जो गर्मी आएगी वो यहां से गर्मी किस किस तरीके से आएगी। अंगीठी से जो कमरा गर्म होता है वो अलग क्वेश्चन है, अंगीठी से हमारे पास जो गर्मी आएगी वो क्वेश्चन अलग है। अंगीठी से जो कमरा गर्म हो रहा है वो संवहनी धाराओं के हो रहा है, इस संवहन के द्वारा कमरा गर्म हो रहा है। ये रूम हीट होता है, तो रूम हीट होगा संवहन के द्वारा। हमारे पास जो आ रहा है एनर्जी, एक तो संवहनी धाराओं वाली आ रही है, एक तो संवहन से आ गई हमारे पास, रूम हीट हुआ, हम भी गर्म हो गए। एक दूसरी आ रही है, जब हम अंगीठी की तरफ को देखते हैं तो ऐसा लगता है हमारी आंखों में कुछ चुभन हो रही है, आंखों में कुछ चुभन हो रही है। ये कौन सा है, ये विकिरण आ रहा है सीधा सीधा। ये दूसरे तरीके से हमें मिलती है गर्मी। विकिरण सीधे सीधे हमारी आंखों में चुभ रहा होता है। जब भी हम अंगीठी की तरफ को देखते हैं आंखों में चुभन होती है, तो वो है विकिरण। एक जो कपड़े हम पहने हुए हैं,
कपड़े हमारे चहक रहे होते हैं, हम थोड़े करीब जाए तो हमारे शर्ट से हमारी बॉडी चहक रही होती है, तो वो है चालन। तो 3 तरीके से अंगीठी से हमें ऊष्मा संचरित होती है। एक क्वेश्चन यहां से पूछ लिया जाता है। एक दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है थर्मस में। थर्मस में कौन कौन सा ऊष्मा संचरण को रोक दिया जाता है, ऊष्मा क्षति को ब्रेक कर दिया जाता है, कौन कौन सी? क्या इसमें चालन बंद कर दिया जाता है, इसमें संवहन बंद कर दिया जाता है, या इसमें विकिरण बंद कर दिया जाता है? क्योंकि ऊष्मा संचरण की 3 ही विधियां हैं। क्या क्या बंद किया जाता है? एक तो इसकी बॉडी को बीच में कुचालक पदार्थ भर दिया जाता है, बीच में ऊष्मा रोधी पदार्थ भर दिया जाता है, एयर भर दिया जाए, कांच भर दिया जाए, या इसमें कुछ और भर दिया जाए, तो इसमें ऊष्मा रोधी कर करके चालन ब्रेक कर दिया जाता है। ऊष्मा रोधी भर करके चालन ब्रेक कर दिया जाता है, पहला हो गया। दूसरा, इसकी बॉडी इस तरह से बनाई जाती है और इसके ढक्कन को भी इस तरह से बनाया जाता है कि इसमें संवहन की क्रिया भी नहीं हो पाती है, ईयर टाइट कर दिया जाता है। ईयर टाइट करने से इसका संवहन भी बंद हो जाता है, संवहन भी नहीं हो पाता इससे। और इसकी बॉडी को इस तरह के चीज से बनाया जाता है, इस तरह के पदार्थ रखे जाते हैं कि इसमें विकिरण भी एंटर नहीं कर पाता है, विकिरण भी बंद कर दिया जाता है। कोई भी विकिरण ना तो अंदर जाएगा और ना ही अंदर से इसके विकिरण उत्सर्जित होता है। इस तरह की बॉडी इसकी रखी जाती है। तो थर्मस फ्लास्क में चालन, संवहन, विकिरण तीनों रोक दिए जाते हैं। इसी कारण से काफी देर तक इसमें ठंडा रहता है या काफी देर तक इसमें गर्म रहता है। अब इसमें बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन अगर हो रहा हो तो, किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो, अभी हम सबको खोल देते हैं, ओपन कर देते हैं, कोई भी बोलिएगा। आकाश कुमार बोलिए। सर कोई कंफ्यूजन नहीं है। सब क्लियर हो गया? कल को पूछेंगे तो क्वेश्चन, इसमें से क्वेश्चन भी पूछेंगे कल को, ऐसे ही मत कर देना कि हो गया सब रेडी। और किसी के लिए? सर ये इसमें ये परम शून्य समझ में नहीं आया, तो आपके परम शून्य क्या होता है? क्या नहीं आया समझ में? परम शून्य, तो आपको परम शून्य तक नहीं घटाया जा सकता है? तो 1 मिनट रुकिए, पहले हम केवल आपको ही ले लेते हैं, बाकी को ब्रेक कर देते हैं। क्या नाम है आपका? सत्येंद्र सिंह। सत्येंद्र सिंह। देखिए, और सभी के पास कुछ, कभी कुछ चल रहा है, कभी कुछ चल रहा है। सत्येंद्र सिंह, अब बोलिए। सर इसमें बताया ताप को परम शून्य तक नहीं घटा सकता, तो सर ये ताप का परम शून्य क्या होता है सर? ये नहीं समझ में आया। आपकी वॉइस थोड़ी सी वैसी आ रही है, इसको माइक को छोड़ दो बिल्कुल, पकड़ने से इसकी ससराहट भी ले लेता है। अब बोलो। इसमें दिया ताप को परम शून्य तक नहीं घटा सकते, तो सर इसमें जो परम शून्य है ये क्या है सर?
इसका परम क्या शून्य क्या है? बिल्कुल ठीक, परम शून्य क्या है? जब हम गैस के नियम पढ़ेंगे तो आदर्श गैस समीकरण आएगी, एक पीवी बराबर एनआरटी। जी सर। वहां ये कहा जाएगा कि परम शून्य ताप पर कोई भी गैस का आयतन शून्य हो जाता है, यानी 0 डिग्री केल्विन पर पहुंच जाएं, 0 केल्विन पर, तो ये कहते हैं कि गैस का आयतन शून्य हो जाएगा, यानी उसकी जो गतिज ऊर्जा है वो 0 हो जाएगी। उनके अणुओं की जो चाल है, जो बीआरएमएस बोलते हैं, वर्ग माध्य मूल चाल बोलते हैं, वो शून्य हो जाएगी। तो उस स्थिति को बोलेंगे परम शून्य ताप बोलेंगे। वैसे परम शून्य ताप केवल आदर्श स्थिति में ही आता है, सामान्य रूप से नहीं आएगा। तो इसलिए तो यहाँ कहा गया है कि किसी भी चीज को परम शून्य ताप तक नहीं कर सकते, घटा नहीं सकते, इसलिए कहा गया है परम शून्य। ओके सर। परम शून्य का मतलब खत्म, कुछ नहीं बचा, ये मान लीजिए सीधा सीधा। उस ताप पर जाकर के गैस 0 हो जाएगी,